स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मॉक जंक्शन में। आज हम एसएससी एमटीएस के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे। ये सारे क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है और हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत चांसेस हैं। तो आप इस प्रैक्टिस सेट को ध्यान से करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल मॉक जंक्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। और इन सारे का PDF इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उस प्लेलिस्ट के जरिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF देख सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है @मॉक-जंक्शन। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? हमारे ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, आपातकालीन प्रावधान, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, राष्ट्रपति शासन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। इसका राइट आंसर होगा मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 32 डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया था। मतलब कि अनुच्छेद 32 को संविधान का क्या कहा गया था? आत्मा और हृदय कहा गया था। अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, क्योंकि यह मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करने पर नागरिकों को सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार देता है। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति हमारे मौलिक अधिकार के खिलाफ जाता है या उसका उल्लंघन करता है तो हमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। हम उसको न्यायालय तक ले जा सकते हैं, इसके बारे में केस लड़ सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं, सज़ा दिलवा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 किस राज्य को विशेष दर्जा देता है? अनुच्छेद 370 किस राज्य को विशेष दर्जा देता है? हमारे ऑप्शंस हैं मणिपुर, नागालैंड, जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता है, जिसे 5 अगस्त 2019 को हटा दिया गया। अब आप पूछोगे अनुच्छेद 370 क्या है? 370 धारा संविधान के द्वारा जम्मू कश्मीर में पहले लागू था। इसका मतलब कि जो हमारे पूरे देश का संविधान है वो जम्मू कश्मीर के संविधान से अलग था। सिर्फ रक्षा, विदेशी मामले और दूरसंचार के मामलों में ही भारत का इसमें चलता था। बाकी सारे डिसीजन जम्मू कश्मीर खुद लेता था। जम्मू कश्मीर में 2 झंडा अपनाया जाता था, एक भारत का झंडा और एक उसके खुद स्टेट का झंडा। मतलब वहाँ पे कोई भी फैसला था वो राज्य सरकार का पावर था। केंद्र सरकार को कुछ भी करने के लिए राज्य सरकार यानी जम्मू कश्मीर के राज्य सरकार से परमिशन लेना पड़ता था। और वहाँ पे अपना संविधान था, उन लोग का अपना संविधान था। वहाँ का कोई भी निवासी, पाकिस्तान का लोग वहाँ पे जब भी जम्मू कश्मीर का कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान जाता था और वो जब वापस आता था तो उसको फिर से जम्मू कश्मीर की नागरिकता और भारत की नागरिकता मिल जाती थी, जिसको 5 अगस्त 2019 को हटा दिया गया और पूरे जम्मू कश्मीर को हमारे भारत में मिला लिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना कहाँ से ली? भारतीय संविधान ने न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना कहाँ से ली? इसके ऑप्शंस हैं रूस, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा फ्रांस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रांस। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो विचार है वो फ्रांसीसी क्रांति के लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के आदर्शों से लिए गए हैं। कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। भारतीय संविधान को बनने में कितना टाइम लगा था? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। 2 साल 11 महीने और 18 दिन। और ये कहाँ से लिया गया था? इसका न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना फ्रांस से। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला संवैधानिक संशोधन किस वर्ष हुआ था? भारत का पहला संवैधानिक संशोधन किस वर्ष हुआ था? हमारे ऑप्शन है 1951, 1952, 1953 और 1962। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1951। भारत का पहला संवैधानिक संशोधन 1951 में हुआ था।
संवैधानिक संशोधन का मतलब क्या कि कभी भी बीच में हम चाहे तो संविधान के नियमों का संशोधन कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी नियम को हटा सकते हैं, बस उसका संशोधन कर सकते हैं। 1951 में जो संविधान का संशोधन हुआ उसमें पहले 8 अनुसूची थी, तो उसमें एक और अनुसूची को जोड़ दिया गया, 9वीं अनुसूची, जिसमें भूमि सुधार से संबंधित कार्य किया गया। और जो भी भाषा और धर्म की स्वतंत्रता थी उसमें एक संशोधन किया गया कि अगर आदमी को पूरा फ्रीडम दे दिया जाए तो उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, तो कहीं भी इसका विरोध किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? हमारे ऑप्शंस हैं नागरिकता, संसद की शक्तियाँ, संविधान संशोधन प्रक्रिया, राष्ट्रपति के निर्वाचन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा संविधान की संशोधन प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर सी, संविधान की संशोधन प्रक्रिया। अनुच्छेद 368 संविधान के संशोधन प्रक्रिया को निर्धारित करता है। मतलब संविधान की संशोधन प्रक्रिया का मतलब ये नहीं है कि हम संविधान को बदल सकते हैं, बदलने की अनुमति नहीं है। संशोधन मतलब उसमें और सुधार ला सकते हैं, किसी भी नियम को हम बदल नहीं सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शासक अशोक महान का दादा था? कौन सा शासक अशोक महान का दादा था? हमारे ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन ए। अशोक महान का दादा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के दादा और मौर्य समाज के संस्थापक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? हमारे ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 और 24 जनवरी 1950। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इसमें ये था, यह बैठक संविधान सभा के केंद्रीय कक्ष मंडल में आयोजित की गई थी, जो अब संसद भवन का एक हिस्सा है। और उस दिन उस संविधान सभा में कुल 207 लोग उपस्थित थे। 207 लोग उपस्थित थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? हमारे ऑप्शंस हैं मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा राखीगढ़ी, ऑप्शन डी, राखीगढ़ी। हरियाणा में स्थित राखीगढ़ी अब तक खोजे गए हड़प्पा स्थलों में सबसे बड़ा है। कहाँ पे? हरियाणा में खोजे गए रानीगढ़ी अब तक हड़प्पा स्थलों में सबसे बड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में चीनी यात्री फहियान भारत आया था? निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में चीनी यात्री फहियान भारत आया था? हमारे ऑप्शंस हैं समुद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन या विक्रमादित्य। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। फहियान गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी जिनको विक्रमादित्य भी कहते हैं, के समय भारत आया था। देखिए इसमें क्या है, 1399 ईस्वी में वो भारत आया था और 1414 ईस्वी तक भारत रहा था, यानी कुल 15 साल वो भारत में आकर रहा था। और उसका उद्देश्य क्या था? बौद्ध धर्म और ब्रिटिश ग्रंथों और स्थलों का अध्ययन करना। और वो क्या था, जो चीनी यात्री फहियान था वो एक बौद्ध भिक्षु था। क्या था? वो एक बौद्ध भिक्षु भी था, बौद्ध भिक्षु था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? हमारे ऑप्शन है समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन और चंद्रगुप्त। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं सदी में कुमारगुप्त ने की थी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नालंदा विश्वविद्यालय अपने समय में काफ़ी प्रख्यात रहा है, दूर दूर से लोग इसमें शिक्षा प्राप्त करने आते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी?
पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? हमारे ऑप्शंस है बाबर और राणा सांगा, बाबर और इब्राहिम लोदी, हुमायूं और शेर शाह, अकबर और हेमू। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बाबर और इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी, बाबर और इब्राहिम लोदी। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली सल्तनत का अंत किया और मुगल साम्राज्य में नींव रखी। पानीपत की लड़ाई उत्तरी भारत में लड़ाया गया था और क्या था ये, किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसे हराकर दिल्ली सल्तनत का अंत किया गया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और गुलाम वंश का पहला शासक बना। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हमारे ऑप्शन है उज्जैन, पाटलिपुत्रा, वाराणसी और वैशाली। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पाटलिपुत्रा। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्रा, जिसका अभी क्या है, प्रेजेंट में पटना है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा थी, इसका अभी प्रेजेंट नाम पटना है। आप कमेंट में बताइए कि दिल्ली का पुराना नाम क्या था? दिल्ली का पुराना नाम क्या था? कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हमारे ऑप्शन है कृष्णदेव राय, हरिहर और बुक्का, देवराय, नरसिंह राय। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हरिहर और बुक्का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरिहर और बुक्का। 1336 में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा पठार भारत का छत कहलाता है? कौन सा पठार भारत का छत कहलाता है? हमारे ऑप्शन है मालवा पठार, छोटा नागपुर पठार, दक्कन पठार, तिब्बत पठार। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा तिब्बत पठार, ऑप्शन डी। तिब्बत पठार विश्व का सबसे ऊंचा और विस्तृत पठार है। क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा और विस्तृत पठार है और इसे दुनिया की छत और भारत का छत भी कहा गया है। भारत का छत और दुनिया का छत भी कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, केवल भारत में बहने वाली? ऑप्शन है यमुना, गंगा, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र। बताइए केवल भारत में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हमारा राइट आंसर होगा गोदावरी, ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर होगा गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है और यह पूरी तरह से भारत में बहती है। यह पूरी तरह से कहाँ बहती है? सिर्फ भारत में बहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? हमारे ऑप्शन है 6, 7, 8, 9। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 9। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 9। कर्क रेखा भारत के 9 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और उड़ीसा। जैसे हमारे जो भारत का मैप होता है ना, तो इसमें ऐसे गुजरती है। वो 9 राज्यों से गुजरती है। वो 9 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और उड़ीसा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी वाटरफॉल कौन सा है? हमारे ऑप्शन है दूध सागर, नोकिलकाई, जोग और बर्फानी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा नोकिलकाई, ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर होगा नोकिलकाई। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात नोकिलकाई है। मेघालय में स्थित नोकिलकाई जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा 340 मीटर जलप्रपात है। 340 मीटर जलप्रपात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की जलवायु की विभाजक मानी जाती है? कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की जलवायु की विभाजक मानी जाती है? हमारे ऑप्शंस है अरावली,
विंध्याचल, सतपुड़ा, हिमालय। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा विंध्याचल। इसका राइट आंसर होगा विंध्याचल, ऑप्शन बी। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला उत्तर और दक्षिणी भारत के बीच जलवायु की विभाजक का कार्य करती है। जलवायु की विभाजक का कार्य कौन करता है। विंध्याचल पर्वत। कौन पर्वत। विंध्याचल पर्वत। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन भारत में सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुआ था। ग्रीन रिवॉल्यूशन भारत में सबसे पहले किस राज्य में हुआ था। हमारा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा पंजाब। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पंजाब। हरित क्रांति की शुरुआत, ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब हरित क्रांति। हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में पंजाब में हुई थी, जिससे गेहूं और चावल की पैदावार बढ़ी। हरित क्रांति में क्या हुआ था, इसमें अच्छे क्वालिटी की बीज की मांग की गई थी, सिंचाई की सुविधा की मांग की गई थी, सिंचाई की सुविधा की मांग की गई थी, आधुनिक मशीनों की मांग की गई थी। तो इसका फ़ायदा ये हुआ ना कि बहुत बड़े स्तर पर अनाज की खेती हुई, लेकिन इसमें छोटे किसानों का लॉस भी है, जिनके पास उतनी पूंजी नहीं थी उनका इसका नुकसान भी हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में कौन सा राज्य समुद्री तटों से रहित है। भारत में कौन सा राज्य समुद्री तटों से रहित है। हमारे ऑप्शंस हैं केरल, गुजरात, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी। छत्तीसगढ़ एक अंतर्देशीय राज्य है जिसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है। छत्तीसगढ़ जो राज्य है उसका कोई समुद्री सीमा नहीं है, जबकि केरल का भी समुद्री सीमा है, गुजरात का भी समुद्री सीमा है और तमिलनाडु का भी समुद्री सीमा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। भारत में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। हमारे ऑप्शन हैं एशियाई हाथी, शेर, एक सींग वाला गेंडा, बंगाल टाइगर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक सींग वाला गेंडा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक सींग वाला गेंडा। असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसे 1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया था। 1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया था। ये 1430 वर्ग की लंबाई में फैला हुआ है और ब्रह्मपुत्र नदी और काफ़ी पहाड़ियों के बीच से निकलता है। और ये कहाँ पे है, असम में। कहाँ पे है, असम में। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी झील भारत की सबसे बड़े खारी पानी की झील है। कौन सी झील भारत के सबसे बड़े खारे पानी की झील है। हमारे ऑप्शन है वुलर झील, चिल्का झील, पुलकित झील और दल झील। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा चिल्का झील। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चिल्का झील। उड़ीसा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। उड़ीसा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कहाँ पे, उड़ीसा में। कहाँ पे, उड़ीसा में। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हिमालय में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हिमालय में स्थित नहीं है, पूछ रहा है। हिमालय में स्थित नहीं है। हमारे ऑप्शन है कारगिल, मसूरी, कोडाई कनाल और मनाली। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा कोडाई कनाल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोडाई कनाल। कोडाई कनाल तमिलनाडु में स्थित है और यह पश्चिमी घाट की पहाड़ियों का हिस्सा है, ना कि हिमालय का। ये पश्चिमी घाट की पहाड़ियों का हिस्सा है, हिमालय का हिस्सा नहीं है। मनाली भी हिमालय का हिस्सा है, मसूरी भी हिमालय का हिस्सा है और कारगिल भी हिमालय का हिस्सा है। लेकिन कोडाई कनाल किसका हिस्सा है, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों का, हिमालय का हिस्सा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में कौन सी नदी पश्चिमी की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। भारत में कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। हमारे ऑप्शन है गोदावरी, गंगा, नर्मदा और यमुना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा नर्मदा, ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर होगा नर्मदा। नर्मदा नदी मध्य भारत से निकलकर पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी मध्य से भारत से निकलकर पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
भारत में कौन सी नदी सौराष्ट्र का जीवन रेखा कहलाती है? भारत में कौन सी नदी सौराष्ट्र की जीवन रेखा कहलाती है? हमारा ऑप्शन है साबरमती, तापी, माही और श्वेत। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा साबरमती। इसका राइट आंसर होगा साबरमती। साबरमती नदी गुजरात से बहती है और सौराष्ट्र क्षेत्र की प्रमुख जलधारा मानी जाती है। दांडी यात्रा भी गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया था? साबरमती से। कहाँ से शुरू किया था? साबरमती से। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? हमारे ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, यमुना, गोदावरी और सतलुज। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा गोदावरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गोदावरी। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, जबकि अन्य सभी हिमालय से उत्पन्न होकर निकलती है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक से। और बाकी सब कहाँ से निकलती है? हिमालय से। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? भारत में काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है रेगूर, कछारी मिट्टी, बलुआही, लेटराइट। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा रेगूर। ऑप्शन ए। क्या होगा? रेगूर। काली मिट्टी को रेगूर कहा जाता है और यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। कपास यानी रुई। कपास यानी रुई। ये रुई की खेती के लिए उपयुक्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी भारत में मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी भारत में मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए जलोढ़ मिट्टी भारत में मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? हमारे ऑप्शन है दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर भारत, उत्तर भारत और पश्चिमी घाट। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा उत्तर भारत। ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर होगा उत्तर भारत। गंगा, ब्रह्मपुत्र और यमुना के मैदानों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और ये मिट्टी क्या होती है? बहुत उपजाऊ होती है। जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? बहुत उपजाऊ होती है। इस मिट्टी से फसल और खेती काफ़ी अच्छी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सी मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है और वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है? कौन सी मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है यानी एसिडिक इन नेचर और वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है? हमारे ऑप्शन है काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी अम्लीय, कम उपजाऊ होती है और यह वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी को ईंट मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईंट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी को ईंट मिट्टी भी कहा जाता है और इसमें आयरन और अल्मुनियम में समृद्ध आयरन और अल्मुनियम की मात्रा समृद्ध रूप में पाई जाती है। इसका रंग लाल या भूरा होता है। इसका रंग लाल या भूरा होता है और इस मिट्टी में चाय, कॉफ़ी तथा काजू, रबड़ आदि का उत्पादन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? हमारे ऑप्शन है काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और लाल मिट्टी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है और गेहूँ, चावल, गन्ना जैसी फसलों के लिए उपयुक्त होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तापी नदी का उद्गम कहाँ होता है? तापी नदी का उद्गम कहाँ होता है? हमारे ऑप्शंस हैं सतपुड़ा पर्वत, विंध्याचल पर्वत, अरावली और पश्चिमी घाट। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सतपुड़ा पर्वत। ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर होगा सतपुड़ा पर्वत। ऑप्शन नंबर ए। तापी नदी सतपुड़ा पर्वत से निकलती है और पश्चिम की ओर बहती है। तापी नदी कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा पर्वत से निकलती है और पश्चिम की ओर बहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में डोमिनियन स्टेटस की मांग सबसे पहले किसने की थी? भारत में डोमिनियन स्टेटस की मांग सबसे पहले किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, बांग गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी और एनी बेसेंट। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा एनी बेसेंट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने 1916 से 17 में होम रूल मूवमेंट के तहत भारत में डोमिनियन स्टेटस देने की मांग की थी। डोमिनियन स्टेटस क्या है? किसी देश को ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर एक
मतलब क्या, स्वदेशी क्षेत्र का दर्जा देना, जहां वह अपने आंतरिक मामलों में तो स्वतंत्र होता है लेकिन विदेशी नीति और रक्षा जैसे मामलों में भी ब्रिटिश सरकार के अधीन होता है, उसको डोमिनियन स्टेटस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान में सामान्य कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 39 और अनुच्छेद 16। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 39। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 डी नीति निर्देश सिद्धांतों के समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है, मतलब जो जैसा हम काम कर रहे हैं वैसा हमको वेतन दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का सबसे पुराना प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे पुराना प्राचीन बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन है मुंबई, कंडाला, लोथल और चेन्नई। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा लोथल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था जो गुजरात में स्थित था। कहाँ स्थित था? गुजरात में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। योजना आयोग की स्थापना किस प्रधानमंत्री के काल में हुई थी? योजना आयोग की स्थापना किस प्रधानमंत्री के काल में हुई थी? हमारे ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना किस प्रधानमंत्री के काल में हुई थी? योजना आयोग की स्थापना किस प्रधानमंत्री के काल में हुई थी? हमारे ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी, जिसके अध्यक्ष पंडित नेहरू थे। जिसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित नेहरू थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गुफाएं गुप्त काल की सत्यापत को दर्शाती हैं? निम्न में से कौन सी गुफाएं गुप्त काल की सत्यापत को दर्शाती है? ऑप्शन है अजंता, एलोरा, बाघ और अमरनाथ। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बाघ, ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर होगा बाघ, ऑप्शन सी। बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश में हैं और ये गुप्त काल के चित्रकला और सत्यापत का उत्तम उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक सूचांक महंगाई को नापता है? निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक सूचांक महंगाई को नापता है? HDE, WPI, IIP, NNP। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा WPI। इसका राइट आंसर होगा WPI, ऑप्शन बी। WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स थोक मूल्य स्तर पर महंगाई को नापता है। किस पे मांगता है? थोक मूल्य स्तर पर महंगाई को मापता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान का कौन सा भाग संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा भाग 1। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भाग 1। संविधान का भाग 1 अनुच्छेद से 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र को से संबंधित है। संविधान का भाग 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। संघ यानी सब चीज़ को मिलकर काम करना एक साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख फसल कौन सी थी? हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख फसल कौन सी? गेहूँ, धान, बाजरा और जौ। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा गेहूँ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गेहूँ। हड़प्पा काल में लोग गेहूँ और जौ की खेती करते थे, जिसमें गेहूँ प्रमुख फसल थी। गेहूँ क्या थी? इसमें प्रमुख फसल थी। और खेती किस किस की होती थी? गेहूँ और जौ की होती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य पंजाब का है? निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य पंजाब का है? हमारे ऑप्शन है घूमर, कथकली, भांगड़ा और गरबा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा भांगड़ा, ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर होगा भांगड़ा। भांगड़ा पंजाब की प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो फसल कटाई के समय किया जाता है। कब किया जाता है?
फसल कटाई के समय भांगड़ा और शादी वगैरह में भी भांगड़ा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? हमारे ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बृहदर्थ, अशोक और दशरथ। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बृहदर्थ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बृहदर्थ। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था बृहदर्थ, जो पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया था और शुंग वंश की स्थापना की थी। जिसे पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया था और शुंग वंश की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान में राष्ट्रपति शासन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? संविधान में राष्ट्रपति शासन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? हमारे ऑप्शन हैं अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 365। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 356। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू करने को अनुमति देता है। जब भी जो हमारा संवैधानिक कानून है वो विफल हो जाता है तो उस समय देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है, जिसका जिक्र अनुच्छेद 356 में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पृथ्वी के सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी को क्या कहलाती है? पृथ्वी पर सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी क्या कहलाती है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी और बलुई मिट्टी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है और इसमें गेहूँ, चावल, इस सब की खेती बहुत ज़्यादा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सी नदी सौभाग्य नदी कहलाती है? कौन सी नदी सौभाग्य नदी कहलाती है? हमारे ऑप्शन है यमुना, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कावेरी, ऑप्शन टी। इसका राइट आंसर होगा कावेरी। दक्षिण भारत की कावेरी नदी को सौभाग्य नदी कहा जाता है क्योंकि यह कृषि और जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये कृषि के लिए क्या है और जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको सौभाग्य नदी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? हमारे ऑप्शन से 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष और 6 वर्ष। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 5 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 5 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल का कार्य 5 वर्ष का होता है, लेकिन वह राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। किसकी इच्छा पर निर्भर करता है? राष्ट्रपति की। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1857 की क्रांति में बिहार क्षेत्र का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति में बिहार क्षेत्र का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब, बहादुर शाह जफर, कुंवर सिंह और रानी लक्ष्मीबाई। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कुंवर सिंह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कुंवर सिंह। कुंवर सिंह एक 80 वर्षीय जमींदार थे जिन्होंने बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। ये कहाँ के थे? बिहार के आरा के जगदीशपुर क्षेत्र के थे। कहाँ के थे? बिहार के आरा के जगदीशपुर क्षेत्र के थे और 1857 की क्रांति ने इन्होंने बिहार से नेतृत्व किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किससे संबंधित है? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किससे संबंधित है? हमारे ऑप्शन है विज्ञान, साहित्य, खेल और प्रदर्शन कला। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रदर्शन कला। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भारत की प्रदर्शन कला, नृत्य, संगीत, रंग मंच उत्कृष्टता से सम्मानित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डेट लाइन किस सागर को काटती है? इंटरनेशनल डेट लाइन किस सागर को काटती है? ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर होगा प्रशांत महासागर। इंटरनेशनल डेट लाइन प्रशांत महासागर को काटती है, प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। इंटरनेशनल डेट लाइन मुख्यतः प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है और समय निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसमें? समय निर्धारण में, यानी टाइम मैनेजमेंट में मुख्य भूमिका निभाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय के लिए निःशुल्क सहायता प्रदान करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय के लिए निःशुल्क सहायता प्रदान करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 14। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 39A, ऑप्शन बी अनुच्छेद 39A।
अनुच्छेद 39 संविधान में 42वें संशोधन के तहत जोड़ा गया था, जो कमजोर वर्ग और मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान करता है। तो ये रहे हमारे कुछ जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल मॉक जंक्शन को लाइक करें, सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल @मॉक जंक्शन से ज़रूर जुड़ें। उसमें हमारे सारे वीडियोज़ के PDF मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।